May I come in, sir? Yes. Yes. एक्सरसाइज इन जिम जी मैम। बॉडी बिल्डिंग का शौक है। मैम जेनरिक हॉबी है, ऐसी बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है, एक एज ए फिटनेस के लिए करता हूँ। ये अच्छी बात है, बिल्कुल काम कर रहे हैं। चुस्त दुरुस्त युवा चाहिए इस देश को। जी। तो क्या पढ़ के आए हो आजकल? बाकी आपने जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे? मैम अभी मैं पीएचडी में एनरोलमेंट हो, अभी कोर्स वर्क चल रहा है, 2 मंथ हो चुके हैं। कहाँ से? राजस्थान यूनिवर्सिटी। अच्छा, जी। तो इस वक्त चल रहा है। जी किधर है अभिरुचि? कौन सी तरफ, क्या किस विषय पे करोगे? मैम इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो संबंध है भारत के अन्य राष्ट्रों से, वो मेरा इंटरेस्ट एरिया है। सर ये आपके आगे बनवा दो हाइपोथेसिस। क्या चीज? इनकी अभिरुचि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पीएचडी है। अच्छा चलो, ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है? सर अपने कल्चर, मूल्यों इत्यादि के थ्रू जो प्रभाव उत्पन्न किया जाता है उसे ही सर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? सर सरकार के अलावा जो अनौपचारिक जो संगठन या व्यक्ति होते हैं उनके थ्रू जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है या फिर अनऑफिशियल जो डिप्लोमेसी की जाती है सर, उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहा जाता है। अभी वर्तमान में ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी चल रही है, ये क्या है? ये सर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 का मिक्सचर है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों मिलकर जो डिप्लोमेसी को एक आयाम प्रदान करते हैं उसी को सर ट्रैक 1.5 कहा जाता है। सागर पॉलिसी? सर जो इंडियन ओशन है उसके आस्पेक्ट में दी गई है सर, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द रीजन, ऐसे ही कुछ करके इसका एक्रोनिम है सर। तो हिंद महासागर में एक समावेशी विकास तथा हिंद महासागर की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये सिद्धांत दिया। ये वास्तविक गुटनिरपेक्षता क्या है? सर मोरारजी देसाई ने ये कहा था सर, तो उनका कहना था कि इंडिया को किसी भी एक पक्ष की तरफ झुकाव ना दिखाते हुए पूर्ण रूप से गुटनिरपेक्ष रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से लास्ट प्रश्न आपको है, क्या वर्तमान में भारतीय विदेश नीति बदल रही है क्या? हाँ बिल्कुल सर। कैसे? सर जैसे कि हम मोर रियलिस्टिक हो रहे हैं सर, यथार्थवादी, हम अपने हितों को लेके काफ़ी मुखर हो रहे हैं और हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो अपना एक स्टैंड है उसको भी क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि हम रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में भी हमारे जो पोजीशन है उसको और उसके अलावा मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वाड की तरफ जो हमारा झुकाव है, तो मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट परिवर्तन दिख रहा है सर। वैसे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है? जैसे कि सर कूटनिरपेक्षता, निशस्त्रीकरण, सैन्य गठजोड़ों में शामिल न होना, उपनिवेशवाद की समाप्ति, इसी प्रकार। तो क्या इन सब से हम हट रहे हैं? हट नहीं रहे सर। फॉरेन पॉलिसी का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हम कुछ मूल्यों में हमारी निरंतरता होती है तथा कुछ में परिवर्तन होता है। तो भारतीय विदेश नीति जो हम देख रहे हैं वो निरंतरता के साथ परिवर्तन की एक अभिव्यक्ति हमें दिख रही है सर वर्तमान। यस सर। आप पढ़े हुए हैं एमडीएस में, जी सर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें महर्षि दयानंद के बारे में कुछ बताइए। सर मुख्य रूप से उन्होंने वेदों की ओर लोकतंत्र का नारा दिया था। वो वेदों में पूर्ण विश्वास करते थे। उसके अलावा उन्होंने स्वदेशी, एक देश एक भाषा और जो आर्य समाज की स्थापना की थी। तो उनका पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है महर्षि दयानंद का? सर वो अभी मैं सर क्लियरली रिकॉल कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपने पूरा नहीं लिख रहा, इन जगहों पता नहीं चल रहा। अजमेर के ना कुछ 2-3 बड़े नेताओं के नाम बताओ आप, जो आपके लिए रोल मॉडल है और आपके अजमेर के ही। सर रोल मॉडल तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं नेताओं के नाम बता सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ से श्री साहूलाल जाट जी, साहूलाल जी जो है वो थे। उसके अलावा सचिन पायलट जी, रघु शर्मा जी भी थे। वो वैसे आपके रोल मॉडल कौन है पॉलिटिक्स में, अगर आप किसी को मानते हो तो, अभी या पहले वाले किसी में से? सर पॉलिटिक्स में नहीं है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में मैं किसी को रोल मॉडल मानता हूँ, पर पॉलिटिक्स में मेरा कोई रोल मॉडल नहीं। किसको मानते हो? सर MS धोनी को मैं एडमायर करता हूँ काफ़ी। ठीक सर, ठीक। अच्छा लगा कि आप सो एडमेंट कि मैं नहीं मानता हूँ, तो किसी राजनीति को नहीं मानता हूँ। आपकी एडमेंसी अच्छी है। यस। ये अमेरिकन हेजेमनी के सामने पिछले 4-5 साल में क्या क्या चुनौतियाँ क्या क्या आई? एक तो सर सबसे मेन चैलेंज जो है वो चीन का उदय है सर।
चीन चाहे मिलिट्री एस्पेक्ट में हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, चाहे स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट में हो, एक काफ़ी बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है। उसके अलावा सर मल्टीलेटरल जो विश्व हम आज देख रहे हैं, जैसे भारत का उभार हो, जापान, जर्मनी, उनका उभार हो। उसके अलावा सर जो गैर राज्यात्मक जो खतरे हैं, जैसे कि आतंकवाद है या फिर समुद्री सुरक्षा है, जो भी एक बड़े चैलेंज है। उसके अलावा सर जो रूस का जो हम मुखर उदय देख रहे हैं या सिक्योरिटी एक असर्टिवनेस देख रहे हैं, वो काफ़ी बड़े चैलेंज है यूएसए की हेजेमनी के सामने। ठीक है, क्वाड ने अमेरिकन हेजेमनी पे क्या प्रभाव डाला है? क्वाड ने, सॉरी, क्या इसने, कोरोना ने? सर आफ्टर कोरोना मुझे लगता है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी श्रिंक हुई है सर, काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी काफ़ी लॉस हुआ है। और इसी बीच में चाइना जो है वो एक बिग इमर्जिंग प्लेयर बन के उभरा। जैसे उन्होंने कोरोना को टैकल किया, उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं हुआ, तथा यूएसए का एक फेलियर है कि कोरोना के ओरिजिन को लेकर वो चीन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं कर पाया। तो इस मायने में मैं मानता हूँ कि जो यूएसए की जो हेजेमनी है, क्या कहा आपने, कोरोना के ओरिजिन को लेकर मैम उत्तरदायित्व का सुनिश्चित न हो पाना, क्योंकि अमेरिका को उत्तरदायित्व नहीं मैम, चीन का तो एक आपको लगता है ऐसा? चीन उत्तरदायी है? मैम ट्रांसपेरेंसी की उनकी तरफ से कमी थी, क्योंकि कोई भी अगर महामारी है, अगर वो मानव के अहित के लिए हो तो उसके पर कोई देश किसी के द्वारा करके नेचुरल नहीं था। मैम नेचुरल था, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, पर मुझे लगता है कि एक ट्रांसपेरेंसी जो डब्ल्यूएचओ को दिखानी चाहिए वो, चीन से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद, क्योंकि मैम वो डब्ल्यूएचओ का मेंबर है, तो एक नियम और कानून मानना मेरे हिसाब से उनका कर्तव्य है। थ्योरी की बात करते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता क्यों? इंटरनेशनल रिलेशंस में भी जरूरत पड़ती है पॉलिटिकल थ्योरी। जी मैम, क्या जरूरत है? वो कोई सिद्धांत जो भी व्यवहार तो चलता ही रहता है, वो कौन सा उसका इंतजार करता है किसी के साथ? नहीं करता मैम, पर कुछ थ्योरीज है जो हमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने में मदद करती है, जैसे कि रियलिस्ट थ्योरी है, लिबरलिज्म है, या फिर प्रकार्यवाद है। हाँ, तो सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी, एनालिसिस उसकी कन्वीनियंस के लिए होती है थ्योरी, या व्यवहार को बदलने के लिए भी हो सकती है? मैम कुछ हम अल्टीमेटली तो हमें चाहते हैं कि हम एक अच्छी दुनिया का सृजन करें, इसलिए थ्योरी चाहिए, जी मैम, या खाली अध्ययन अध्यापन? नहीं मैम, अध्ययन नहीं है। जैसे कि हम लिबरलिज्म की बात करें तो वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन पे बल देता है, नैतिकता की बात करता है। तो हमारे सामने जो यूएनओ बना है या फिर ईयू का जो हम उदय देखते हैं, तो उस मायने में वो थ्योरी का जो है एक सिग्निफिकेंट रोल है। राष्ट्रवाद के बारे में बताओ, उग्र राष्ट्रवाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद। मैम उग्र राष्ट्रवाद जो है वो एक राष्ट्र के हितों को लेकर काफ़ी मुखर होता है, तथा दूसरी आपको लग रहा है आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये बहुत जी मैम, हाँ, हम राष्ट्रवाद की पुनः उभरती हुई प्रवृत्तियों को देख सकते हैं, जैसे कि मैम जैसे अमेरिका में बहुत, इससे हम बिल्कुल आशा नहीं करते। जी मैम, क्या वजह? मैम कहीं ना कहीं जो नेशन है वो लीडरशिप पे काफ़ी डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम ट्रम्प का काल देखते हैं तो वहाँ पे वो काफ़ी असर्टिव थे अपने नेशनलिज्म को लेके, और आजकल जो बाइडन है वो काफ़ी लिबरल और इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। उसके अलावा मैम जो माइग्रेशन जो बढ़ रहा है, उसके अलावा जो जनजातीय संघर्ष है और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, वो कुछ वजह है। मैम सेम टेंडेंसी हम देख रहे हैं, एक नेशनलिज्म का जो हाइप है वो ओवरऑल वर्ल्ड में एक टेंडेंसी हम ऑब्जर्व करते हैं। कौन सा थिंकर, कौन सा फेवरेट आपका थिंकर, इंडियन वेस्ट में कोई भी? मैम पॉलिटिकल थॉट में या आईआर में? थॉट में मैम वोल्जर को मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ। जॉन रॉल्स? नहीं मैम, माइकल वोल्जर। अच्छा, और मैम हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट क्या मैम? बताओ दर्शन। मैम उन्होंने जो है शक्ति का एक रचनात्मक सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार जब लोग एकजुट होकर कार्रवाई करते हैं तथा पब्लिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं, और उसके अलावा मैम उन्होंने सोशल स्फेयर की बात की है। उनका कहना था कि अगर हमें शासन लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करना है तो हमें शासन में एक सक्रिय भागीदारी करनी होगी, क्योंकि आज हम जो ऑब्जर्व पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और रिवर्सली क्या है? मैम पार्टिसिपेटरी में हम समावेशी लोग जी मैम, पार्टिसिपेटरी में हम लोगों को चुनते हैं और वही हमारे हितों को आगे रखते हैं, जबकि विमर्शी लोकतंत्र के मुद्दों पे एक पब्लिक स्फेयर में डिबेट, डिस्कशन और एक चर्चा का जो प्लेस है वो हमें उपलब्ध होता है। तो मैं विमर्शी लोकतंत्र को मैं ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ।
मैम सभी वर्गों और सभी हितों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र को आगे बढ़ाना ही समावेशी लोकतंत्र है। इसके लिए राज्य प्रयास करता है। बिल्कुल करता है मैम। कौन सी योजना है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की? मैम नीचे जो हमारा तबका है उसको लेके जितनी भी योजनाएं हैं, या फिर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो जैसे कि मैम अभी मैम जैसे स्किल इंडिया की हम बात करें तो ये यूथ का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है। अंत्योदय योजना है जो गरीबों के कल्याण को लेके है, या फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके जितने भी हमारे विकासात्मक प्रोग्राम है वो मैम इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव लोकतंत्र की सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन। मैम वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भी भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके संसाधनों के साथ कोई समझौता न करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। नई शिक्षा नीति देखी है? जी मैम। क्या है? मैम मैंने 2-3 हाइलाइट्स है। मैम जैसे कि जो शिक्षा का जो बजट है वो 6% करने की बात की है। मैम मेरे जो फोकस एरिया वो हायर एजुकेशन पे मैंने मैम काफ़ी गहनता से देखा है। जैसे कि फ्लेक्सिबल लर्निंग की एक बात की गई है मैम। उसके अलावा मैम रिसर्च पे जैसे NRF का जो एक फंड बनाया है रिसर्च पे काफ़ी ध्यान है। उसके अलावा जो वर्ल्ड की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है उनको यहाँ पे कैंपस खोलने और पढ़ाई जाने की जो सुविधा उपलब्ध कराई है। उसके अलावा जो एमफिल है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो रिसर्च ऑलरेडी जर्नल्स के नाम बताओ पॉलिटिकल साइंस के। जर्नल्स को देखोगे ना, इसके आप देखे होंगे। मैम अभी मैं याद जैसे सागे है मैम एक और जे स्टोर है मैम। अभी मैं ज़्यादा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरा कोर्स वर्क स्टार्ट है। जो टॉपिक डिसाइड होने के बाद मैं ज़्यादा इंडल्ज हो पाऊँगा मैम। और कुछ रीडिंग करते हो अपने सब्जेक्ट के अलावा? मैम मुझे बेसिकली IR पढ़ना ही ज़्यादा पसंद है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। कुछ पॉलिटिकल कमेंट्रीज, कुछ पॉलिटिकल नॉवेल्स, कुछ तो पढ़ते हैं? मैं कुछ तुम्हारी पसंदीदा पुस्तक बताओ। अब्दुल कलाम आज़ाद की। मैम मैं मुझे अवेयरनेस है पर मैंने उनकी बायोग्राफी वगैरह कुछ रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना है पर मैंने पढ़ा नहीं। चलिए आप हमें कुछ पढ़ाओ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक सिद्धांत प्रकार्यवाद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है यही सही था। थोड़ा लगेगा। दोनों जगह लगे तो इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश में अगर तुम बेटर फील करो तो इंग्लिश में लिख दो, जरूरी नहीं कि हिंदी में। ये सिद्धांत जो है डेविड मिट्रानी ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी मान्यता के विकल्प के रूप में ये सिद्धांत आया था। जैसे यथार्थवादी मान्यता जो है वो राष्ट्रीय मिलिट्री सिक्योरिटी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कम महत्व को बल देती है, जबकि प्रकार्यवाद जो है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म, जैसे उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग किया जाना चाहिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उन पर बल दिया जाना चाहिए, और वो पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। अब हम कुछ विशेषताओं के माध्यम से इस सिद्धांत को और समझने का प्रयास करेंगे। इसके सब हेडिंग बना दो आप, तो 2-3 क्या क्या पढ़ाओगे आप हम इसके तहत? ये सिद्धांत सबसे पहले बात करता है कि तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग पर बल देना चाहिए, जो कि आगे जाके राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इन्होंने EU का एग्जाम्पल दिया था। इनका कहना था कि जैसे EU पहले कोल ब्लॉक को लेके एक उनका पहले सहयोग था, तो जब उन्होंने आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग किया तो आज हम जो EU का एक फॉर्मेशन देख रहे हैं, आज एक काफ़ी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन पॉलिसी के मैटर पे भी काफ़ी एक अपनी मुखर आवाज़ रखता है। हमें स्पिल ओवर थ्योरी बता दो। जी सर, इनका दूसरा सिद्धांत स्पिल ओवर थ्योरी है सर। इनका कहना था कि हम अगर एक क्षेत्र में सहयोग करेंगे तो वो अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देगा। तो ये मुख्य रूप से इसी की बात करते हैं। जैसे कि हम अगर कोयला या फिर परिवहन क्षेत्र में सहयोग करेंगे तो वो आगे जाके पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों में भी बढ़ावा देगा। तो इनका जो मुख्य रूप से कहना था कि अगर हम बस ठीक हो गया, गुड, हटा दो आप। हमें तो लास्ट क्वेश्चन ये बता दो कि मोदी जी नेम की बैठकों में क्यों नहीं जा रहे? 2 सबमिट हो गई मोदी जी के आने के बाद, दोनों में नहीं गए, कारण? सर कहीं ना कहीं रिलेवेंस को लेके कि भारत की विदेश नीति में
जो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो करंट गवर्नमेंट है वो ऐसा सोच रही है कि इसकी जो रिलेवेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है एज ए इंस्टीट्यूशन, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो भागीदारी नहीं कर रही। मोदी जी की जो इंटरनेशनल सिर्फ एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है या कुछ लाया है ठोस? मुझे तो कोई इन्वेस्टमेंट लाते हुए कुछ दिखे नहीं। अरे सिंबॉलिक ऐसा है कि बड़े अच्छे रिश्ते, हालांकि तो सब अड़ोस पड़ोस से बिगाड़ रखे हैं अभी तो। नहीं मैम, ऐसा नहीं है, बिगाड़ नहीं रखे। हमारे सामने चीन का जो चैलेंज है वो काफ़ी एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। तो पर आपने क्या लगातार विदेश वाली बात चली, कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया बताओ, कि ठोस क्या आया कॉर्पोरेशन के नाम पे? मैम ऐसा नहीं था, जैसे कि फ्रांस के साथ में हम काफ़ी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट के लेके काफ़ी इंगेज कर रहे हैं। जैसे यूएसए के साथ में हमने क्वाड का फॉर्मेशन किया है। उसके अलावा जो हमारे नेबरहुड है उसमें हम जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे चल रहे हैं। जैसे कि अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस आया था उसमें हमारी गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का एड दिया था। तो मैं कहीं ना कहीं एक चेंज और सिग्निफिकेंस देखता हूँ, क्योंकि प्रत्येक गवर्नमेंट है वो। इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं इंडिया? मैम मैं किसी लीडर पे बात नहीं करना चाहूँगा, पर इमर्जिंग वर्ल्ड लीडर इंडिया एज एन इमर्जिंग। जी मैम, एज ए कंट्री मैं मानता हूँ कि इंडिया एक काफ़ी मेजर प्लेयर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और जैसे G7 की कल समिट हुई थी उसमें इंडिया को इनवाइट करना, क्वाड के फॉर्मेशन में इंडिया को शामिल करना। क्या G7 में कल पहली बार इनवाइट किया गया? नहीं सर, पहले 2 बार और भी इनवाइट किया गया था। कब किया गया था? पहली बार मुझे पता नहीं सर, पर अभी ये तीसरी या चौथी बार। 2003 में किया गया था। गुड, ठीक मैडम सब विषय के तो आप बताएंगे पारंगत? हाँ नहीं, विषय पारंगत, पूर्ण पारंगत। मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या, तो मैं खुद पता नहीं, बहुत ही स्मार्ट, अच्छे कपड़े, अच्छे लग रहे, अच्छे बोले, भाषा बहुत अच्छी, थोड़ा सा अति आत्मविश्वास कभी कभी दिखा मुझे कुछ चीजों में। जैसे मैम फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी नहीं देखा, मुझे लगा नहीं, आप बात काट देते हो तो कई बार। इससे बचा जाना चाहिए ना। शायद जल्दबाजी है थोड़ी सी। हाँ, होता क्या है कि कई बार ना सामने वाले की को हट कर देते हो आप। तो मेरी नहीं हुई है, पर मुझे लगता है वहाँ कोई बाइस्ट हुआ तो आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। बात तो सर ने की, क्योंकि विषय आपका ना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करो, जो बिल्कुल तुम टेबल के उस पार हो तो उस पार की तरह, पर बताना जिस तरह बता रहे, लगातार निरंतर बिना रुके, और बहुत अच्छा बताया। चलते गए ऐसे जैसे बह रहे हो तो झरना, कोई रोकना टोकना कोई, क्योंकि तुम्हारे पास था सामान देने के लिए, जब नहीं होता तो फिर वो तो ढीला ही दिखती है। मैम वो मेरे को हिंदी सही पता नहीं थी फंक्शनली। देखो मेरी नज़रों में आप 100% राइट जा रहे थे वहाँ तक, लेकिन जैसे बोर्ड पे पहुंचे वो पहला वर्ड लिखा आपने, पर हम आपको 101 बनाना चाहते हैं। हाँ जी सर, थोड़ा जितना नेगेटिव improvement इंप्रेशन हो वहाँ पे आया, फिर जो पेन से आपने बार बार किया ज्यादा तारीफ उससे तो अभिमान आ गया, नहीं सर, लग रहा है मुझे आगे की संभावना आ गई। ज्यादा है। चलो ठीक है, बाकी ठीक। जैसे आप कुछ होते हैं बहुत सिंपल, उनको हम कहते हैं जरा बंदे ही लाओ, तुम्हें मैं कहूँगी थोड़े से नॉलेज था। मैम कैसे हम्बलनेस शो करूँ मैं? मैम मेरे बॉडी लैंग्वेज से मैंने ट्राई नहीं किया, पर शायद मुझे लगता है कि जब मैं बात करता हूँ तो वो एक डोमिनेंस टाइप सा आ जाता है। नहीं आया ऐसा कुछ नहीं आया, बहुत क्लियर है, ऐसा नहीं तो चाहिए, तुमसे अच्छा कहेंगे कभी तो आया नहीं तो उसके साथ, और कभी भी नहीं लगा कि थोड़ा सा कभी भी ऐसा लगा कि आप ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूँ। नहीं मैम, मैं एक हम्बलनेस दिखनी चाहिए कि मैम का ध्यान रखना, जो बोला है ना उस बात को बिल्कुल। जिसको और सर ने इलॉबरेट किया कि जो हर जगह बिल्कुल ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, गुड लक, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हो जाए, ओबीसी में हो जाए। थैंक यू मैम। गुड लक। नहीं